नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 17 जुलाई के करंट अफेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे इसके लिए हम लोग आपको मंथली वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर का एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसे वॉच नहीं किया है तो जाकर वॉच कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। और आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे इसके लिए आपको हर माह की एक मंथली मासिक पीडीएफ पत्रिका भी दी जाती है और ये दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की उपलब्ध है। और इस पीडीएफ पत्रिका को पाने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये भी हाल ही में मनाया गया था 15 जुलाई को। याद रखना, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 जो कि मनाया गया 15 जुलाई को। और इस वर्ष यानी कि 2021 में इसकी थीम लगाई गई है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में बात करें यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में, तो यह 15 जुलाई को होता है। और युवाओं की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए श्रीलंका की पहल पर 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया था। अब याद रखना कि साल 2015 में यह पहली बार मनाया गया था। दरअसल यह दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और ये भी याद रखना कि देश की विशाल आबादी जो है युवा आबादी, तो उसको कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वर्ष यानी कि 2015 में ही स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तो दोनों की 2021 में 6वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में कब मनाया गया? इसे मनाया गया 15 जुलाई को। तो ज़मीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। स्किल इंडिया योजना के तहत देश में हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। तो एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ सकता है कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत देश में हर साल कम से कम कितने युवाओं को ट्रेन किया जाएगा? तो 24 लाख युवाओं को। और 2021 की थीम मैं दोबारा से बता देता हूँ। थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बात आपको पता होगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना वाराणसी में हुई है। और 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वाराणसी में और उन्होंने वहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। तो ये बात याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आज के बारे में बात करें तो गांधीनगर में है, यानी कि 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल बना हुआ है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। तो दोनों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता पर एक अहम मंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? तो देखो, ये जो बैठक हुई थी ये वर्चुअल हुई थी यानी कि वीडियो कैमरे के माध्यम से हुई थी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको जरूर याद रखना। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पीयूष गोयल को सदन का मंत्री भी बनाया गया है, राज्यसभा में सदन का मंत्री भी बना दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के साथ साथ अब ये सदन के मंत्री भी होंगे पीयूष गोयल। उन्होंने 15 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन की मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता पर एक अहम मंत्रिस्तरीय बैठक में विकासशील देशों के अधिकारों के लिए मजबूती से अपनी बात रखी है। बैठक में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के मंत्रियों, राजदूतों और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ने भी भाग लिया। पीयूष गोयल ने भारत की ओर से एक सख्त बयान देते हुए कहा कि भारत समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि तर्कहीन सब्सिडी और कई देशों द्वारा अधिक मछली पकड़ने के कारण
भारतीय मछुआरों और उनकी आजीविका को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सदस्यता कम होने के समझौते में उचित संतुलन और निष्पक्षता की कमी है। प्रधानमंत्री द्वारा मछली पकड़ने के क्षेत्र को बढ़ावा देने और छोटे मछुआरों की सुरक्षा पर खास जोर देने के विजन पर मंत्री ने खासा जोर दिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई। और ये भी याद रखना कि नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो निवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बात करें अगर एंगोजी ओकोंजो इवेला के बारे में, तो वो पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन चुने गए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि राज्यसभा में सदन के नेता चुन लिए गए हैं पीयूष गोयल, ऑप्शन बी। अच्छा, सदन का नेता होता कौन है? देखो, 2 नेता होते हैं, एक तो सदन का नेता और एक विपक्ष का नेता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। तो संसद के 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रोन्नत करके उन्हें राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त किया गया है। वह थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार का विधायी एजेंडा पूरा करने के लिए उन्हें कई राजनीतिक चुनौतियों से निपटना भी होगा। उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री ये हैं प्रहलाद जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। उन्होंने अब उनको जो है सदन का नेता नियुक्त किया है और शुभकामनाएं दी हैं। 57 वर्षीय पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके पास वाणिज्य और उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों और कपड़ा समेत विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। और आप जान लीजिए कि सदन का नेता होता कौन है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तो सभापति और उपसभापति के अलावा सदन का नेता अन्य ऐसा अधिकारी होता है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा में सभा का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य ग्रहण करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो। तो उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। और इस प्रयोजन के लिए वह न केवल सरकार के बल्कि विपक्ष के मंत्रियों, पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है। वह सभा कक्ष यानी कि चैम्बर में सभा पीठ के दाईं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है, ताकि परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज ही उपलब्ध रहे। नियमों के तहत सभापति द्वारा सभा में कार्यकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए और जो दिन निर्धारित होता है उसका आवंटन या समय के आवंटन, और शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और किसी धन विधेयक पर विचार और उसे वापस किए जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है। तो सदन का नेता जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो कि वर्तमान में कौन हो गए हैं? पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो दोस्तों, इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश है वो है यूएई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी उपस्थित रहे थे। इजराइल के यूएई में 1 माह पहले दूतावास खोलने के बाद अब तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज में यूएई का भी दूतावास खोल दिया गया है। यूएई के राजदूत मोहम्मद अल खाजा ने अपने देश का झंडा इमारत पर फहराकर इसकी शुरुआत की। ज़्यादातर देश तेल अवीव में ही अपना दूतावास खोलते हैं, क्योंकि यरूशलेम की स्थिति अभी भी विवादित है। अमेरिका ने भी 2018 में अपना दूतावास यरूशलेम में स्थापित किया था। इजराइल ने 1967 के युद्ध के समय पूर्वी यरूशलेम को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसने इसे अपना हिस्सा बताया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी भी मान्यता नहीं दी है। और यही वजह है कि जो भी दूतावास खोले जाते हैं वो तेल अवीव में खोले जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। अच्छा, मणिपुर से आपको क्या याद आता है? मणिपुर से याद आता है कौन? MC मैरी कॉम, जो कि वहाँ की एक महिला बॉक्सर हैं। और अगर बात करें MC मैरी कॉम के बारे में, तो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो उसके उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम भी शामिल रहेंगी। जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें ध्वजारोहक के रूप में। तो आपको बता दें कि ये जो परियोजना है, यानी कि ये जो 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जो शुरू की गई मणिपुर में, तो इन परियोजनाओं पर 4148 करोड़ का निवेश किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जुलाई 2021 को मणिपुर में 298 किलोमीटर की कुल लंबाई में 4148 करोड़ रुपए के निवेश से 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखकर शिलान्यास कर दिया है। बता दें कि यह परियोजनाएं मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में कनेक्ट करेंगी। वे देश की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देंगी। और फ्रेंड्स, बात हो रही है मणिपुर की, तो ये है हमारा प्यारा भारत। मणिपुर की स्थिति यहाँ पर है और ये है मणिपुर का एक विस्तृत नक्शा जो कि आप देख सकते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह। मणिपुर में कुल जिलों की संख्या 9 और मैरी कॉम, MC मैरी कॉम का संबंध भी मणिपुर से ही है। और एक बात, अच्छा ये बताओ कि जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो उसमें मैरी कॉम के साथ जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें ध्वजारोहण और कौन करेगा? तो एक जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको बताना है, और वो दूसरे खिलाड़ी हैं पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो दोनों याद रखना आप, ठीक है। और जिस दिन समापन होगा तो समापन समारोह में बजरंग पुनिया करेंगे ध्वजारोहण। तो याद रखना, ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया है। RBI ने बुधवार को कहा कि उसने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थित बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के हिसाब से, यानी कि वर्तमान में जो उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से जो डिपॉजिटर्स हैं, जमाकर्ता हैं, उनको पूरा भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। बस यही वजह है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हाल ही में 2025 तक पूरी तरह ऑर्गेनिक राज्य बनने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा अभी हाल ही में समझौता किया गया है सिक्किम के साथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, बात हो रही है सिक्किम के बारे में, तो देश का जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना वो था कौन सा? सिक्किम ही बना था। और दुनिया का जो पहला ऑर्गेनिक देश है, कंट्री है, वो है भूटान। ये भी आप याद रखना। और बात हो रही है लद्दाख की, तो ये है लद्दाख, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है? लेह है। इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल इसका 59,146 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या बहुत ही कम है, 2.74 यानी कि 2,74,000 जनसंख्या है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान, चीन अधिकृत अक्साई चीन और सक्सगम घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा सन 1963 में पाकिस्तान द्वारा 5,180 वर्ग किलोमीटर का सक्सगम घाटी क्षेत्र चीन को उपहार में दिया गया, जो लद्दाख का हिस्सा बना। तो कुल जिले कितने हैं? कुल जिले हैं कारगिल और लेह, यानी कि 2। यहाँ से सांसद कौन है? जमयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि भाजपा से हैं। उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में, उसका नाम है आदि महोत्सव। याद रखना। खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम किस बैंक ने शुरू की है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो ये स्कीम शुरू की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और 12 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप समाधान होगा। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों और म्यूचुअल फंड से परे सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के स्वामित्व का डेमोक्रेटाइज करना चाहता है, यानी कि प्रजातंत्रीकरण। और इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता
RDG अकाउंट खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। खुदरा निवेशक और एक गैर पेशेवर निवेशक होता है जो प्रतिभूतियों या फंडों, जिसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आज शामिल करता है, को खरीदता और बेचता है। एक गिल्ड खाते की तुलना बैंक खाते से भी की जा सकती है, किंतु इस खाते में पैसे के बजाय ट्रेजरी बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 यानी कि विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो ये जो रिपोर्ट आई फ्रेंड्स, इसको कई सारी संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। तो इसमें FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन भी है, साथ साथ IFAD कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सभी संस्थाएं मिलकर जारी की हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में 161 मिलियन अधिक है। अब यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन, याद रखना। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। और एक बात और कि वैश्विक भूख सूचकांक ये कब जारी होता है? ये अक्टूबर में जारी होता है। और इसे जारी कौन करता है? इंडिया जो है 2020 में इस सूचकांक में 94 पोजीशन पर है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की। प्रश्न ये था कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? सही आंसर इसका है गुजरात में, ऑप्शन ए। गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बंजर जमीन पर इसे बनाया जाएगा। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 196 की। बताओ कि किस रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है 16 जुलाई को। तो इसका आंसर लिखिए आप लोग। हम शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।